किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् आधिदैवं किमुच्यते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो मैंने कुंडली चुनी है, वो जो आप लोगों के सामने जो कुंडली लेकर के आया हूं, ये वस्तुतः मेरी नहीं है और न मैंने इसे चुना है। ये हमारे यहाँ जो निखिल जी हैं, उन्होंने ये कुंडली चुनी है। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, आने वाले अब प्रत्येक हफ्ते के प्रत्येक रविवार को, इस पूरे हफ्ते में प्रत्येक रविवार को एक कुंडली का विश्लेषण होगा, जो बड़ा वाला होगा। अब वो चाहे कितना भी लंबा बन जाए, और ये कमेंट सेक्शन से ही लिया जाएगा। प्रत्येक महीने के प्रत्येक हफ्ते के प्रत्येक रविवार को एक कार्यक्रम के जो रविवार वाले कार्यक्रम में, हो सकता है मुझे उस दिन 3 कार्यक्रम भले बनाना पड़े, पर फिर भी मैं एक कमेंट सेक्शन से कुंडली लूंगा। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखना जरूर मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक बात और कहता हूं, मेरे जो रवि रावल जी हैं, जिन्होंने मेरा एप्लीकेशन बनाया है, उन्होंने ये बात कही है कि आप लोगों से ये बात कहिए कि मुझे इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ ज्योतिषी लक्ष्य का जो एप्लीकेशन है उसे जरूर डाउनलोड करिए। वहां पर से भी आप मेरे कार्यक्रम जरूर देख सकते हैं और प्रत्येक दिन देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। यहां से हम लोग अब 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब आपको मैं सीधे विषय पे लेके आता हूँ। विषय क्या है? ये जिनकी कुंडली है, इनके पिता ने इनका सवाल पूछा है मुझसे। रितिका गुप्ता इनका नाम है, और डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार लोग चाहते हैं कि उन्हें ना बताया जाए। ये जिनकी कुंडली है, ये निखिल जी ने इनकी कुंडली चुनी है, और उत्तरायण में इनका जन्म हुआ है, वैशाख माह में। वैशाख माह में जन्म होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो तीव्रतम गति से विकास करना चाहता है, और वो बड़ा ही दूसरों के साथ अपनी तुलना करने में बड़ा अग्रसर होता है। उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, उसके पास वो चीज उपलब्ध है, मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो समस्याओं का दौर जो आरंभ होता है वो यहीं से शुरू होता है। उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, उसके उतने हैं, मेरे इतने क्यों हैं। ये नहीं, ये आपकी कुंडली की ये बड़ी एक पंचांग की कमजोरी वाली बात है। उत्तरायण में जन्म होने के कारण व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त और शांत होना ये बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति जो है वो कभी कभी अपवित्र भी होता है बुद्धि से, कभी कभी व्यग्र भी होता है। लेकिन एक बात जो कि सबसे अच्छी है कि उत्तरायण में जन्म होने के कारण व्यक्ति का आत्मबल ठीक है, व्यक्ति को पिता का लाभ मिलता रहेगा, व्यक्ति सुदृढ़ है, मानसिकता कमजोर नहीं है, शुभ ग्रह का प्रभाव ज्यादा अच्छा होगा, और साथ ही साथ गर्मी का मौसम व्यक्ति को ज्यादा पसंद आए, या फिर कई बार व्यक्ति के पास आलस्य ज्यादा होता है। आगे बढ़ता हूं। ग्रीष्म ऋतु में जन्म होने के कारण, क्योंकि चंद्रमा सूर्य जब उत्तरायण में होते हैं तो उत्तरायण के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु आती है, तो ग्रीष्म ऋतु में जन्म होने के कारण व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाना चाहे, या जन्म स्थान से दूर जाकर के रहेगा तभी धन मिले या बचे, नहीं तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि कैसे क्रोध को नियंत्रित रखना है या नियंत्रण में रखना है। इसमें ये चीज क्लियर है। बुधवार कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि, ध्यान से समझिएगा। ये पंचांग चाहे किसी का भी हो, लेकिन आपके ज्योतिषीय ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए मैं ये बताने का काम करता हूं। और कुंडलियों का जो अध्ययन मैं लगातार जो मैंने शुरू करा है वो इसी परिप्रेक्ष्य में किया है कि आप लोगों को अध्ययन में उसको जो है वो बिल्कुल ही साइकिल कर दिया जाए कि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा का चंद्रमा शुभग्रह होता है। इस आधार पर व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, व्यक्ति का चित्त और व्यक्ति का स्वास्थ्य ये ठीक रहे, मतलब इसमें कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। बुधवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास बुद्धिमत्ता है, वो ज्ञान से संपन्न है, उसके निर्णय लेने की क्षमता भी ठीक है, वो बुद्धिमान है और तार्किक है, समझदार है, और साथ ही साथ वो चपल, चंचल, चालाक और चतुर भी है। ये सारी चीजें बुधवार के जन्मे होने के कारण उसके पास डिक्शनरी, शब्दों का कोश, बड़ा भंडार भरा हो, और उसके पास तार्किक और लॉजिकली बात करता है, इलीगल नहीं होता, बिल्कुल ही कानूनी होता है, और साथ ही साथ दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर होता है।
भगवान विष्णु का भक्त हो या बड़े लोगों का आदर करने वाला हो, सबके लिए स्नेह से उपस्थित होता है, सबको आकृष्ट करने की दिव्य आभा मंडल चेहरे पे सुशोभित होती है, ये स्थिति बनती है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास प्रभाव है, वो बहुमुखी है, बहुआयामी है, उसको कोई भी काम दे दीजिएगा वो आसानी से कर लेता है। और स्वाति नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव बड़ा अच्छा रहेगा। ये उसके प्रोफेशनल कैरियर के कहें के तौर पे कहें या फिर किसी भी तरीके से, यहाँ पे व्यक्ति का जो होता है वो शुद्ध होना, मनस्वी होना, श्रेष्ठ होना, मजबूत होना, कुतर्क ना करे और बहुत ज्यादा हाथ गंदे ना करे, शुद्ध और साफ मन का होता है। बालवकरण व्यतिपात योग ये ठीक नहीं है। व्यतिपात योग में स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, कई बार इस योग में जन्मे लोग थोड़े से कठोर भी हो जाते हैं, कई बार हिंसक हो जाते हैं, क्रूरतम बुद्धि को रखने वाले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो होता है वो कंपटीशनल जो है वो बिहेवियर धारण करने वाले हो जाते हैं। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति राजसिक और सात्विक है। ऐसी स्थिति में उसके पास पाने की इच्छा, महत्वाकांक्षा बड़ी तीव्र, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, मोह मात्सर्य और प्रमाद भी होता है। व्यक्ति जो होता है वो प्रभावित करने के लिए हमेशा ही तत्पर होता है और हमेशा ही दबंग किस्म का नेचर कई बार दिखाने वाला हो जाता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग। पर इसमें अच्छी बात क्या है बताता हूं। इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो देवगण का होना है, जो आपको सात्विक बनाता है, मतलब शुद्ध बन जाइए। इसमें दूसरे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुभग्रह है, ये सबसे अच्छी बात है। तीसरी सबसे अच्छी बात है कि आपका जन्म बुधवार को हुआ है, जो व्यक्ति को शुद्ध और चंचल बुद्धि का बनाता है, साथ ही साथ उसकी ग्रास्प जो कैपेसिटी है वो बड़ी अच्छी है, बुद्धिमान बना देता है और उत्तर उसके पास प्रत्येक सवालों का होता है। ये कुछ अच्छी बात है। उत्तरायण में जन्म है, ये भी अच्छी बात है। अब आइए आपको आपकी कुंडली पे लेके आता हूं। सबसे पहले आपकी कुंडली जो बनी है वो कन्या लग्न की बनी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर एक स्त्री जाति का हो और उसकी कुंडली कन्या लग्न की बनती हो तो ये बड़ी अच्छी हो जाती है, जो मूलतः यहाँ की राशि है और लग्न में बनी है। ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, कहीं नहीं जाना। शुक्र स्वग्रही, ये बहुत बढ़िया। शनि लाभ भाव में पापी ग्रहों का बैठना अच्छा होता है, पर लाभ भाव के अधिपति का धन भाव में जाना ये भी अच्छी बात। और चंद्रमा से पंचमस्त मंगल का बैठना ये अच्छी बात है। सूर्य और बुध का, जहां सूर्य उच्च के हो रहे हैं, बुध के साथ व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का, रिसर्च, आध्यात्मिक उन्नति और साथ ही साथ व्यक्ति जितना पुण्य करना चाहे उतना करे, उसको लाभ मिले। सूर्य और बुध अष्टम भाव में, जहां बुध जो बैठे हैं वो दशम स्थान के और लग्न के अधिपति होकर के बैठे हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं जो 12वें के अधिपति हैं, यानी कि 12वें लग्न और दशम, इनके अधिपति एक साथ आकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो, सबको वो आगे बढ़ाता चलेगा। और खास करके व्यक्ति का जो खोजबीन वाला क्षेत्र होता है, जो पढ़ाने वाली जो बात होती है, वो बड़ी अच्छी है। हालांकि यहाँ पे सरकार कई बार आपको लेती नहीं है। जैसे अब कई बार ऐसा होगा कि व्यक्ति फॉर्म भरे पर वो वैकेंसी ही लॉस हो जाए, या फिर कई बार ऐसा हो कि सरकारी नौकरी होते होते रह जाए। माता को कई बार कष्ट हो जाता है, कई बार माता जो होती है वो लंबी बीमारी से जूझ जाती है, ऐसा होता है। व्यक्ति का नेचर जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है, पर उसके काम रुकते रुकते से होते रहे, ऐसा होता है। राहु मंगल के साथ बैठे हैं, जहां मंगल जो है वो जन्म कुंडली में शनि की राशि में और छठे भाव के अधिपति, ध्यान से समझिए इधर, छठे भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं। ये इशारा ये कर रहा है कि व्यक्ति को किसी दूसरे को देने से बचना चाहिए, खास करके राहु, शनि और मंगल की दशाओं में देना नहीं चाहिए। कन्या लग्न की कुंडली और केंद्र बिल्कुल खाली, ऐसी स्थिति में कि जब मैं इनकी कुंडली का चलित चक्र देखूंगा तो चलित चक्र में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर भी वहां पे कोई भी ग्रह परिवर्तन में नहीं है, सारे के सारे ग्रह ऐसे ही बैठे हैं। मतलब ये जो समस्या थी हमारी कि क्या कोई ग्रह बदल रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह चलित चक्र में बदल नहीं रहे हैं। अब मैं अगर सूर्य को सबसे पहले देखूं तो सूर्य आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र के बैठे, ध्यान से समझिएगा। सूर्य भरणी नक्षत्र में शुक्र स्वग्रही, यानी कि धर्म का, भाग्य का और व्यक्ति के व्यय के संतुलित होने का, साथ ही साथ व्यक्ति के आध्यात्मिक होने का प्रभाव है। व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, मंत्र जप करेगा, हो सकता है कि थोड़ा कम करे, नियमित न करे, लेकिन वो करेगा, मतलब उसमें उसकी आस्था जुड़ी है। और अपने से बड़ों का, व्यक्ति के भाग्य का, व्यक्ति के पितरों का आशीर्वाद ये भी उसके पास है, क्योंकि भाग्य भाव ठीक देख रहा है, भाग्य भाव बली है। ये पहली बात।
चंद्रमा जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र के, जिसके अधिपति राहु स्वग्रही होकर के मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली का तीसरे भाव का अधिपति है और वो अष्टमेश भी होता है। इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते। 5 अंक आपके लिए अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए मकर राशि और कुंभ राशि के अधिपति शनि जाकर के लाभ भाव में बैठ करके वापस पंचम भाव को देख रहे हैं। व्यक्ति का ज्ञान पक्ष ठीक होता है, संतान की स्थिति देर से होती है, लेकिन गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति को देख रहा है, इस वजह से संतति मिल जाती है। और संतति बुद्धिमान और तार्किक बुद्धि को धारण करने वाली और प्रैक्टिकल माइंडसेट की होती है, क्योंकि शनि का प्रभाव वहां रहेगा। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र के, राहु की दृष्टि, लेकिन चंद्रमा जो बैठे हैं वो 18 डिग्री के हैं, बलवान है, कमजोर नहीं है। तुला राशि के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं। व्यक्ति को ये चंद्रमा धनवान बनाएंगे, क्योंकि वो शुभ ग्रह बन रहे थे। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के ठीक आगे गुरु का बैठना, जहां व्यक्ति को कई बार जिद्दी बनाएगा, अपने पास भले ना रहे पर देने के लिए आतुर है। शुक्र से चंद्रमा षडाष्टक में, ये ठीक नहीं होता। ये भी व्यक्ति को कई बार आर्थिक विपन्नता के दौर में ले जाकर के बिठाने वाला होता है, खास करके चंद्रमा की दशा में ऐसी स्थिति होती है। या कई बार जब हम गुरु की दशा में गुजरते हैं या शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में गुजरते हैं, तब ऐसी बात होती है। इस कुंडली में शनि जो होते हैं वो घसीटवाने वाले, मेहनत करने वाले, कई बार वहां पे प्रतियोगिता ज्यादा भर देते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यश, कीर्ति, मान, सम्मान तो देते हैं, साथ ही साथ वो प्रतियोगिता भी उसमें जोड़ देते हैं। तो ये एक बात रहेगी, खास करके ये शनि की दशा वाली बात जो होगी वो ज्यादा बात रहेगी। राहु का प्रभाव चंद्रमा पे, इस वजह से मन थोड़ा सा ठनकेगा कभी कभी, और बीमारियां कभी कभी होती हैं। नेत्रों की समस्या या नेत्र से पानी आने की समस्या भी कई बार देखने को बनती है। इस वजह से नेत्र का विशेष इस्तेमाल करना होगा, सोच समझ करके करना होगा। हमेशा देखता न रहे व्यक्ति। सवाल भी बताऊंगा आगे, पर पहले कुंडली तो देख लो। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद के, और ऐसी स्थिति में गुरु जो है वो पूर्वा भाद्रपद के और गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में गुरु से केंद्र में, जहां मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में बैठी है, वहां से चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। व्यक्ति सजीला है, सजावटी है, और साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है चीजों को, ये उसके पास गुण है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां जो व्यक्ति को बाहर जाने के लिए भी तत्पर करेगी। 8वीं दृष्टि लग्न पे, और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, ये अवयोग की स्थिति। लेकिन गौर करिए तो लग्न के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ 12वें भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, और अष्टम के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाए, जितना ज्यादा हो सके किसी भी चीज को खोजने का प्रयास करे, तह तक जाकर के पकड़ने का प्रयास करे। गोता लगाएगा उतना ही ज्यादा समझेगा। ये बात आपकी कुंडली में बन रही है। मतलब इस क्षेत्र में आपको रिसर्च और खोजबीन का क्षेत्र आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो या कोई भी क्षेत्र देख लीजिए जिसमें खोजबीन ज्यादा करना हो। मैं तो सीधे तरीके से ये कहता हूँ, रिसर्च वाला क्षेत्र व्यक्ति के लिए ज्यादा ठीक रहेगा, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो मल्टी, पता नहीं उसको कुछ बोलते हैं ना, वो जिसमें तकनीकी क्षेत्र का जानकार व्यक्ति होता है, वो वाला क्षेत्र भी ठीक रहेगा। टेक्नोलॉजी से संबंधित मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है उस क्षेत्र का, इस वजह से मैं इतने से काम चलाता हूं। तो ये बात आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति, चलिए ठीक है। अब एक बात और बताता हूं, मंगल गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु प्रतियोगिता करते देखे जा रहे हैं। तीसरे भाव के गुरु अच्छे नहीं होते। अब यहां से वो कई बार कुटुंब से धन नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, लेकिन हाँ व्यक्ति के माता और व्यक्ति के पिता से उसको लाभ हमेशा मिलता रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके मामा से, आपके चाचा, ताया, ताऊ, इन लोगों से लाभ हो, तो थोड़ा कम हो सकता है, उनसे एक सामान्य सा संबंध बना रहेगा। लेकिन व्यक्ति के माता से संबंध अच्छे रहेंगे, व्यक्ति की वाणी अच्छी है, व्यक्ति का शिक्षा बेहतरीन है, और व्यक्ति के एजुकेशन में अगर देखते हैं तो यहाँ की स्थिति भी दिख रही है, तो पीछे जा रहे हैं। माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन इस भाव पे अगर देखते हैं तो इस भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, और यहाँ पे आप जरा गौर करिए तो किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। केतु की दृष्टि है, जो माता को कई बार बहुत ज्यादा चिंता करने वाला, या कई बार उन्हें मल्टी डायमेंशनल बना देता है। मतलब वो एक तरीके की चिंता ना करें, उनके दिमाग में तरह तरह की चिंताएं जो है वो अपना प्रभाव और उनका बमबारी होना जारी रहता है। वो कभी भी एक तरीके से नहीं सोचती, कई तरीके से उनका दिमाग चलता है। माता जी की बात करता हूं। बुध जो है वो जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बुद्धिमान बनाने का प्रभाव, और व्यक्ति को यशस्विता, व्यक्ति को विदेश में जाकर के सेटल होने के साथ साथ उनको सहयोगी वहां पे बना रहे हैं। लग्नेश का देखिए 3 स्थितियां होती हैं।
लग्नेश का छठे में जाना, आठवें में जाना और 12वें में जाना, लोग इसे अवयोग कहते हैं। पर हम अगर उसे संभावनाओं के रूप में देखते हैं कि हमारी संभावना कैसी बन रही है, तो आप जरा गौर करिए, तो व्यक्तित्व कहां छुपा है? अष्टम भाव में। मतलब आप किसी भी चीज को अंदर तक जाकर के समझने का प्रयास करिए, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाइए, क्योंकि लग्नेश 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं और उस पर चंद्रमा की स्थिति भी है। मन व्यक्ति का जन्म कुंडली में जो आप गौर करिए, तो चतुर्थ स्थान के अधिपति भी तो अपना व्यय कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ उस भाव पे शुक्र की दृष्टि है, यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति का संबंध बना। चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु और धन भाव के अधिपति शुक्र, इन दोनों का जब संबंध बनेगा और लग्न के अधिपति और भाग्य 12वें के अधिपति एक साथ जब अष्टम में जुड़ेंगे, तो व्यक्ति अनुभवी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले तो गुरु ने शुक्र को देखा है, और चतुर्थ स्थान के अधिपति और द्वितीय स्थान के अधिपति का दृष्टि संबंध जब बनेगा, तो व्यक्ति को माता से लाभ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि व्यक्ति के पास धन, पद, प्रतिष्ठा, कुल और मर्यादा का संरक्षक होता है। साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो अपने बल पर, कई बार आप उस पर भरोसा ना करें, पर फिर भी वो कई बार मशक्कत इतना ज्यादा कर लेता है आरंभ में ही कि बाद में तो सुख मिलना आवश्यक और अवश्यम भावी हो ही जाता है। बाद के जीवन में बड़ा व्यक्ति कष्ट नहीं उठाता, आरंभ में भले कष्ट हो, पर बाद के जीवन में सुख देखने को मिल जाता है। ये स्थिति दिख रही है। सूर्य के ठीक आगे शुक्र का बैठना ये वैशी योग का निर्माण करेगा। बुध और सूर्य का बुद्धादित्य योग अष्टम भाव में बनना ये व्यक्ति को रिसर्च के क्षेत्र में और व्यक्ति को सरकारी नौकरी को मिलते मिलते कई बार रहे, या अगर मिलेगी नौकरी तो इसी बल पे मिलेगी। लेकिन चंद्रमा और गुरु का द्विद्वादश में जाना ये ठीक नहीं है। शुक्र और चंद्रमा का द्विद्वादश में जाना ये ठीक नहीं है। चंद्रमा और शनि का एक दूसरे से चौथे 10वें जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन जो चंद्रमा अकेले बैठे हैं, उसके ठीक आगे गुरु बैठे हैं, उस पे सूर्य और बुध का प्रभाव व्यक्ति को बुद्धिमत्ता से युक्त रखेगा। लेकिन वही चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो राशि शनि की उच्च राशि है, जहां से शनि केंद्र में बैठे हैं। इस बल से व्यक्ति को पुरस्कार मिले, व्यक्ति अपने समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा भागता रहे और उसको वो चीज मिल भी जाती है। एकादशवें भाव में शनि का बैठना और कर्क राशि में बैठना, यहाँ पे गुरु की उच्च दृष्टि पड़ रही है, जहां धन भाव के अधिपति शुक्र धन भाव भाग्य में बैठ करके भाग्य की और यश की और साथ ही साथ धन की वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु जो सुख भाव के अधिपति होकर के संपूर्ण सुखों का प्रभाव एकादशवें भाव पे छोड़ रहे हैं, और वो भी उच्च की दृष्टि से, जहां का अधिपति स्वयं अपने भाव से केंद्र में बैठा है, और जहां वो बैठा है उस भाव में जिस ग्रह की उच्च राशि बन रही है, उस भाव के अधिपति, उस भाव में जिस ग्रह की उच्च राशि बनी है, वो भी उससे केंद्र में बैठा है। ये एक अच्छी बात है जो कि देखना होगा कि ग्रह अपने उच्च की राशि से कहां बैठा है। अगर ग्रह अपने उच्च की राशि से केंद्र में बैठा हो या तृतीय एकादशवें में बैठा हो तो ये अच्छी बात होती है। और साथ ही साथ ये सबसे बढ़िया जो भाव बनेगा वो एकादशवां भाव और धन भाव बनेगा इस कुंडली का। अब मैं इनकी कुंडली में नवांश में आता हूं। मंगल का दिग्बली होना, भाग्य का बल बढ़ेगा, गुरु और शुक्र का दाम्पत्य को बेहतर बनाना, पति भी बुद्धिमान और साथ ही साथ यशस्विता का गुण धर्म पालन करने वाला, थोड़ा ईगोइस्टिक रहे, थोड़ा घमंडी रहे, थोड़ा थुलथुला रहे। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो मकर राशि और वृषभ राशि और साथ ही साथ कर्क राशि, अगर साथ ही साथ अगर तुला राशि भी मिल जाए तो इससे संबंध बना सकते हैं। दाम्पत्य इन लोगों से शुरू किया जा सकता है। अगर दिशा की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा बहुत बढ़िया रहेगी। अब मैं आपको इनकी कुंडली के डिटेल चार्ट पे लाता हूं, जहां मंगल और शुक्र का संबंध यहां डायरेक्ट में बन रहा था। मंगल ने शुक्र को देखा था, यहां भी मंगल और शुक्र का संबंध। व्यक्ति सवाल कैसा पूछता है अब ये देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ये कैसे अक्षर लिखे हैं आपने। 9th में है, आगे कौन सा विषय लेना चाहिए एवं उसमें क्या भविष्य है। बहुत बढ़िया है। देखिए एक बात बताता हूं, व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव के अधिपति ने पंचम को देखा है, मंगल गुरु के नक्षत्र में है, शिक्षकीय गुण भी मैं देख रहा हूं। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उच्च के हो रहे हैं, चंद्रमा ठीक बैठे हैं तो धन की समस्या नहीं है, धन के अधिपति भाग्य में बैठे हैं ये ठीक है। शुक्र भाग्य के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति गुरु को देख रहे हैं और ये उनका दिग्बल क्षेत्र है। इस वजह से व्यक्ति के पास चौपाया सुख मिलता है। चौपाया मतलब हर तरीके का, और वहां पे वो समुचित है। बुध शुक्र और सूर्य का यहां बैठना, जहां बुध स्वग्रही, सूर्य यहीं बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति हैं, और शुक्र यहीं बैठे हैं जो बुध के प्रभावों को कमजोर भी कर रहे हैं। यहाँ केतु और राहु का प्रभाव व्यक्ति को मेहनती बनाता है,
साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो लग्न में और गुरु का प्रभाव लग्न पे, ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी होगी। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में भाग्य लाभ पे, ये बहुत अच्छा होगा। और शुक्र का और गुरु का संबंध जब लग्न पे पड़ेगा तो निस्संदेह दाम्पत्य को बेहतर ही बनाएगा, ये कमजोर नहीं है। वैसे सिंह लग्न की कुंडली के लिए पंचम और अष्टम के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं तो दाम्पत्य में प्रेम भी होता है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु जो होते हैं वो शुक्र दसम और तृतीय के अधिपति होकर के व्यक्ति के पति को कई बार अगर कुछ ना हो तो वो अपना भी खुद का काम करे तो भी अच्छा चले। ये पहले सवाल का उत्तर था। विषय आप तकनीक से जुड़ करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। पढ़ाने पढ़ने का क्षेत्र आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। बाहर से जाना, विदेश की नौकरी करना, अपने जन्म स्थान से दूर जाना और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं वस्तुतः एक बात कहूंगा कि यह कुंडली केंद्र से खाली है, थोड़ी सी मशक्कत आरंभ में जरूर होगी और प्रत्येक काम थोड़ा लेट से हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि छठे भाव के अधिपति ने लग्न को देखा है। वो थोड़ी बहुत प्रतियोगिता आपके जीवन में जरूर ही डालेंगे और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि व्यक्ति पहले से ही स्वभाव में जल्दबाजीपन को लेकर के बैठा है, क्योंकि मंगल की स्थिति लग्न पे जा रही है। आप लोगों को समझ में आ रही है भी चीजें या नहीं मैं जो बता रहा हूं? क्योंकि मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कौन है? अष्टम का अधिपति। तो व्यक्ति जो है वो उग्र व्यग्र भी होगा क्योंकि उसका स्वभाव है, और सूर्य उच्च के बैठे हैं तो इस भाव को मंगल भी बल दे रहे हैं और मंगल को बल प्राप्त भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य जहां बैठे हैं उसका अधिपति जन्म कुंडली में दरिद्र दोष पैदा कर रहा है। यह विपरीत परिस्थिति निर्माण करके व्यक्ति को दूसरों को देने से बना कर रहा है। देना नहीं होगा। मंगल छठे में बैठे तो देना नहीं है, और छठे के अधिपति एकादशवें में बैठे तो भी देना नहीं है। अब एक बात और गौर करिए, तो आपकी कुंडली में जब षडबल की बात करते हैं तो चंद्रमा, बुध और गुरु, ये तीन शुभ ग्रह आपकी कुंडली में षडबल में कमजोर हो रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हमें आरंभ में मशक्कत की स्थिति में भी जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, या कई बार हम उसमें जा सकते हैं। मतलब ढाढ़स रखना होगा। अगला सवाल इनका, शरीर से भारी है एवं आंख में -4 नंबर है। मैंने बात शुरू में ही कही थी, ये बात यहां निकल ही गई, बड़े अद्भुत। उसका आगे के जीवन में क्या असर रहेगा? ये मैं सच्ची में पहली बार सवाल पढ़ रहा हूं। अब ये ना सोचना कि पहले से सवाल पढ़ा हुआ था। ये नेत्रों वाली बात यहां मैंने कही थी, और शरीर से भारी वाली बात क्यों? क्योंकि बुध से प्रेरित है। हालांकि वैसी स्थिति अभी जो है वो इनकी कुंडली में गुरु की दशा है, इस वजह से गुरु की दशा में व्यक्ति कई बार भलभला होता है, भारी होता है। पर शनि की दशा 2025 में होगी, अभी आपको 4 साल इनकी जो है वो स्थिति झेल नहीं होगी। पर मैं एक बात कहूं तो अब जो है वो आप इनको दुबला पतला बना सकते हैं। मतलब दुबला पतला करने का जो प्रयास होगा अब सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूं तो वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। फिर से वापस व्यक्ति उसी वजन को गेन कर लेगा, क्योंकि अभी राहु बाकी है। इसका मतलब है कि मैं समझता हूं कि अभी हमें बहुत ज्यादा उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2007 की है अभी अवस्था है। आप अगर वजन कम करना होगा तो 2025 से भी कर सकते हैं। परंतु मैं एक बात बताऊं, वजन का बढ़ना किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो। तो मैं समझता हूं कि अगर आपकी कुंडली में लग्न को, अब आप जरा गौर करिएगा तो लग्न को यहां गुरु देख रहे हैं, इस वजह से ये वजन बढ़ा है। क्योंकि नवांश कुंडली में अगर लग्न को जो ग्रह देखता हो या लग्न के साथ जो ग्रह बैठे होते हैं तो कई बार उससे वजन का बढ़ना घटना तय होता है। तो लग्न पे गुरु देख रहे हैं, इस वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है, व्यक्ति गंभीर होता है थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे व्यक्ति जो काम करेगा उससे उसको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में रहेगा उससे उसको संतुष्टि मिलेगी। मतलब कर्म क्षेत्र आपकी ऐसी स्थिति बता रही है। आगे बढ़ के सवाल पूछा है इन्होंने, माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे? पिता भाव के अधिपति बुध अष्टम में बैठे हैं और पिता का कारक भी अष्टम में, गुरु भी त्रिक भाव में। पिता से संबंध थोड़े कमजोर देख रहा हूं, यह सीधी सी बात है। पिता जो है वो उनको शिक्षण कला में निपुण बनाना चाहते होंगे, अनुशासित रखना चाहते होंगे, पर व्यक्ति जो है वो माता के पास भागेगा क्योंकि माता का संबंध अच्छा बन रहा है। यह आपने देखा है कैसे माता भाव के अधिपति शुक्र, गुरु और चंद्रमा का संबंध देखिए, गुरु और चंद्रमा का संबंध निकटस्थ है, और शुक्र जो है वो द्वितीय भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध बन रहा है। इस वजह से माता से निकटता ज्यादा रहेगी, पिता से निकटता थोड़ी कम रहेगी। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर लग्न को देखते हैं तो वो सूर्य के साथ बैठा है, जो कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति होते हैं। देखिए एक बात बताता हूं, सूर्य और बुध का अष्टम भाव में जाना और खास करके सूर्य और चंद्रमा का छठे, 8वें, 12वें बैठना, दोष भले ना लगता हो पर हाँ निश्चित रूप से प्रभावित जरूर करते हैं। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं। खास करके चंद्रमा और सूर्य का अष्टम में बैठना तो और भी ज्यादा ठीक नहीं होता। व्यक्ति को कई बार जब व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य का प्रभाव छठे, 8वें और 12वें या त्रिक भाव, तीसरे भाव, छठवें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव से हो तो व्यक्ति को अपने मोरल वैल्यू पे ध्यान देना होता है।
मोरल डेंसिटी कमजोर हो जाती है। आपको मतलब और भी अच्छा बनना बाकी है, अभी और भी अच्छा बनना बाकी है। आप अपने आप पे काम करिए, जैसे लोगों से तुलना ना करिए, आदर करिए, नियमित होइए, अनियमित ना होइए, और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके वर्कआउट करिए, क्योंकि सूर्य अष्टम में बैठे हैं और चंद्रमा पे सूर्य और बुध का प्रभाव है। तो आपको वस्तुतः तो होना पतला ही चाहिए, लेकिन बुध से प्रभावित है, इस वजह से कई बार थुलथुला हो, लग्न को गुरु देख रहे हैं, इस वजह से आपको एक्टिविटी बढ़ाना ही होगा, सुबह उठ करके भागना चाहिए, यह ऐसी स्थिति बनती है। आर्थिक पक्ष एवं आगे का जीवन कैसा रहेगा, अगला सवाल। आर्थिक पक्ष तो कभी भी ठीक ही है, कभी कमजोर नहीं है, यह मैं गारंटी से और दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यहां के अधिपति यहां बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। गुरु जन्म कुंडली में उच्च की दृष्टि से लाभ भाव को और धन भाव के अधिपति को देख रहे हैं, तो धन के अधिपति को धन के कारक ने देखा, ये अच्छी बात है, जो कि व्यक्ति को संपन्न बनाएगी। और साथ ही साथ धन भाव के जो गुरु हैं उनकी स्थिति सप्तम भाव को देख रही है, लाभ को देख रही है और भाग्य को देख रही है। गुरु की दृष्टि अच्छी है, वो बैठे अच्छे नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी होगी। व्यक्ति को कई बार जो चाहिए होता है उसके लिए मशक्कत बढ़ जाती है, ये बात पक्की है। ये इनके सवाल थे, बड़े सवाल कम पूछे थे आपने, पर आपकी कुंडली में और भी बातें अगर बता दूं तो सूर्य जन्म कुंडली में डिग्री के हिसाब से जिस अवस्था में बैठे हैं 17 डिग्री 45 कला युवावस्था के हैं, ये अपना परिणाम संपूर्ण करेंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में जो बैठे हैं 18 डिग्री के हैं, पर विषम संख्या में बैठे हैं, वृद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके पास अनुभवों का प्रभाव कम है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लेता है व्यक्ति, नेत्र की समस्या और आधे सर दर्द का होना कई बार ज्यादा होता है, कई बार व्यक्ति अनियमित होता है, इसको ठीक करना होगा। चंद्रमा के बाद मंगल आपकी कुंडली में 26 डिग्री के, पर वो विषम संख्या में बैठे हैं, मृतप्राय हो जाएंगे, मृतप्राय हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो एनर्जेटिक कम होता है, कई बार उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, कई बार उसकी स्थिति जो बन रही है उसके आधार पर मेहनत ज्यादा, क्योंकि पराक्रम के अधिपति हो गए, वृद्ध हो गए ना, मृतप्राय, तो इस वजह से राहु के साथ तो कई बार व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों को अपने हिसाब से टैकल करना चाहता है, पर उसको समझ में नहीं आती है बात कि वो शुरू कहां से करे। कई बार ये होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो निसंदेह आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है। हालांकि वो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, अभी आप बच्ची हैं। बुध जो है वो जन्म कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था में 16 डिग्री युवावस्था, बलवान और बलशाली और ज्ञान से संपन्न, फुर्तीलापन भी होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को बुध ने भी देखा है, तो फुर्तीले हो जाओ, आलस्य क्यों करना। अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं, कई बार व्यक्ति की माता जी जो होती हैं वो हड्डी से और कई बार जूझती रहती हैं हड्डियों के दर्द से, तो ऐसा ना हो, ये बात दिखती है। 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति के साथ कोई संबंध नहीं बना रहे हैं। अष्टम भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति के साथ कोई संबंध नहीं बना रहे, पर बन रहा है परोक्ष रूप से, सूर्य यहीं बैठे हैं मंगल की राशि में। इस वजह से सूर्य और मंगल वाली जो दशा होगी वो कई बार व्यक्ति को कष्ट दे सकती है। शनि में जब गुरु आए या शनि में जब सूर्य आए तो व्यक्ति को, या शनि में जब मंगल आए तो व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं। ये मंगल और बुध की बात थी। गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं, वैसे उसके आधार पर गुरु जो बैठे हैं वो बैठे हैं 24 डिग्री के बाल अवस्था के, और शुक्र जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में 29 डिग्री के, ये भी बाल अवस्था के, यानी कि इनके परिणाम जो मिलेंगे वो 25-25% के मिलेंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शुक्र जो है वो अनुभव से थोड़े कमजोर हैं। इस अवस्था में जब भी गुरु की दशा चलेगी तो हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा बालकपन करे या बचपना ज्यादा करे, चाहे अंतर प्रत्यंतर में आए, थोड़े से अपने लक्ष्यों के पीछे ना भागे, आलस्य करे, प्रमाद करे, बचपना करे, बात ना माने, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, पर वो एक सामान्य सी बात रहेगी, उसके पीछे ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करते हैं तो शनि भी आपकी कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं वो 24 डिग्री के हैं, बाल अवस्था के होंगे, क्योंकि सम संख्या की राशि में बैठे हैं, तो बाल अवस्था के ग्रह अपनी अवस्था में बालकपन ज्यादा करवाते हैं और 25% का परिणाम करते हैं। मतलब शनि जो आएंगे वो अपनी दशा काल में यहाँ का फल और यहाँ का फल 25 करेंगे, लेकिन लग्न से घूमने पर वो पहले परिणाम यहाँ का करेंगे, बाद में यहाँ का करेंगे, लेकिन यहाँ का परिणाम ज्यादा करेंगे। 12वें भाव के अधिपति का अष्टम में जाना और जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि लग्न पे, शनि की दृष्टि 7वीं, यहाँ ज्ञान पक्ष ठीक है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो संतति से सुख भी भोगेगा और संतति से उसकी निकटता भी रहेगी।
ये बात भी दिख रही है। दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, क्योंकि मंगल यहां बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो कि उनकी खुद की राशि है। सप्तम भाव के अधिपति शनि जो जन्म कुंडली में बैठे हैं, वो जन्म कुंडली में जाकर के बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, ये शनि यहीं बैठे हैं अकेले। इस वजह से स्वग्रही शनि और गुरु का लग्न को देखना ये कमजोर नहीं होगा। शुक्र यहां बैठे हैं, ये स्थिति ठीक बन रही है, कुंडली कमजोर नहीं है। हाँ, यहां पे कमजोरी क्या कहूंगा, इस कुंडली में कमजोरी है जो मैं देख रहा हूं, मंगल का अष्टम में छठे में जाना, व्यक्ति को देने से बचना चाहिए। और मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र को के लिए सपोर्टिव है। यहां पे भी मंगल और शुक्र स्वग्रही बढ़िया शुक्र बैठे हैं, तो खराब नहीं है। व्यक्ति अपना खुद का कारोबार भी कर सकता है। पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र, तकनीक का जानकार, या इवेंट मैनेजमेंट, या कई बार MBA वगैरह की डिग्री भी व्यक्ति धारण कर सकता है। ये आपकी कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी है। बैंकिंग से जुड़ करके भी व्यक्ति काम कर सकता है। पढ़ाने के क्षेत्र में भी व्यक्ति का क्षेत्र अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बात कही है, अब भगवान नहीं कही। अब यहां पे अर्जुन ने सवाल पूछा है। क्या पूछा है? ये ब्रह्म कौन है, आध्यात्मिक चीजें क्या होती हैं, ज्ञान पक्ष क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, आदि भौतिक चीजें क्या होती हैं, आध्यात्मिक चीजें क्या होती हैं। इन सब सवालों का उत्तर अब हम 8वें अध्याय से जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कल से 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक से जो अर्थ होगा वो भगवान बताएंगे। तब तक के लिए अब ये इनकी कुंडली थी, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए आप लोगों को, और देखने का नजरिया ऐसे चेंज करना चाहिए और बदलना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।